हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉर्फोजेंस एंड मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, तो मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है चीज़ें, कैसे कैसे हो रही हैं, है ना। और इससे पहले कि जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, आराम से चैनल की प्लेलिस्ट देखें और आराम से हर लेक्चर को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर देखता हूँ फिर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और ये आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और मेल आईडी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी तरह से आपको कनेक्ट होना आप कनेक्ट होइए और अपने डाउट्स वगैरह पूछिए और जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं। चलो भाई, हेडिंग देंगे मॉर्फोजेंस एंड मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेंस एंड मॉर्फोजेनेसिस। यार ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया मैं और रिकॉर्ड कर लिया पूरा लेक्चर फिर पता चला, डबल एफर्ट। चलो खैर कोई नहीं, कराना तो है ही, वही एनर्जी के साथ दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉर्फोजेंस एंड मॉर्फोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ पहले मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो मॉर्फोजेंस क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे, और मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है फिर हम वो देखेंगे। तो मॉर्फोजेंस क्या होता है? मॉर्फोजेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, सॉरी उसमें हेल्प करते हैं जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, तो वो जो काम होता है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मॉर्फोजेंस करता है। ठीक है भाई, और मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है फिर? तो इन मॉर्फोजेंस के हेल्प से जो प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा उसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। समझ लो, जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल ने कुछ मॉर्फोजन जो है वो सिक्रेट करे। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेल बैठी है जिसके पास रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इसके पास रिसेप्टर्स हैं और ये मॉलिक्यूल जो है वो इसके पास जाएंगे और सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर जाके बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करने के बाद फिर इस सेल से क्या बनेगा, मान लो इससे लिवर बनेगा कि किडनी बनेगी कि उनकी कौन सी टिश्यूज बनेगी, है ना, हार्ट बनेगा, किस टाइप का ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज द मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस समझ में आ गया। तो मॉर्फोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टिश्यूज है उनकी शेप, उनका ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गन फॉर्मेशन, तो दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। देखो नाम से मॉर्फो मतलब अपियरेंस, है ना, मॉर्फो मतलब अपियरेंस या शेप, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो शेप फॉर्मेशन या अपियरेंस फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। ओके, तो मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेसिस आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करेंगे। अब पहले हम देखेंगे मॉर्फोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉर्फोजेंस दो तीन प्रॉपर्टी मैं उनकी बता दूंगा मॉर्फोजेंस की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका रोल क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, कि किस किस तरह से ये जो मॉर्फोजेंस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से रोल प्ले करते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, कि कैसे काम करते हैं। उसके ऊपर दो तीन थियरीज हैं, छोटी छोटी दो दो लाइन में थियरीज भी बता दूंगा। देन उसके बाद हम मॉर्फोजेनेसिस पाएंगे। मॉर्फोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, पहले मॉर्फोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने भी आपको बताई है। फिर मॉर्फोजेनेसिस में बेसिकली जो सेल्स होती है ना मॉर्फोजेनेसिस में, वो जब आपका याद करो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर, मॉर्फोजेनेसिस आपका गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे शुरू होता है जब आपकी तीन लेयर होती है, एक्टो, एंडो और मीजो। तो एक्टो जो होती है वो एपिथेलियल होती है ऐसे, और एंडो भी आपकी लगभग एपिथेलियल होती है, और जो आपकी मीजोडम होती है वो शुरू में मीजनकाइमल होती है। तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोजेनेसिस, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मीजनकाइमल सेल जो होती हैं इनका क्या क्या फेट होता है, मतलब किस किस प्रोसेस से गुजरेंगी, कि मतलब ये कंडेंसेशन करेंगी कि माइग्रेशन करेंगी, तो वो सब। वैसे हम एपिथेलियल सेल्स का देखेंगे। तो बेसिकली मॉर्फोजेनेसिस हम दो सेल्स के लिए ही पढ़ेंगे, एक तो मीजनकाइमल सेल्स का क्या होने वाला है और एक एपिथेलियल सेल्स का क्या होने वाला है। समझ गया ना? तो दैट इज द समरी ऑफ द दैट इज द समरी ऑफ द लेक्चर। So let's start with the morphogens. So let's start with the definition. So what are morphogens? So morphogens are the molecules which control the development of a specific structure during embryonic development. तो लिखो इसको, morphogens are the molecules which control the development of specific structures during embryonic development. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है भाई, और दीज आर मॉर्फोजेंस। तो मॉर्फोजेंस की ये हो गई। अब अगर मैं इससे बोलूँ कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉर्फोजेंस, मतलब दो तीन लाइन में प्रॉपर्टीज लिख लो, या प्रॉपर्टीज दे के हेडिंग लिखना है लिख लो, नहीं तो ऐसे भी लिख लो। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मॉर्फोजेंस का एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस सेल से सिक्रीट होते हैं, जिस सेल से सिक्रीट होते हैं उस सेल पे एक्ट नहीं करते हैं जनरली, ये दूसरी सेल्स पे एक्ट करते हैं, मतलब एक जगह सिक्रीट किए जाएंगे और दूसरी जगह एक्ट करेंगे। तो इस टाइप के जो प्रोसेस, इस टाइप का जो सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग भी आपका 3-4 तरह का होता है। सिग्नलिंग जो होती है ना, एक होती है पैराक्राइन, एक होती है ऑटोक्राइन, एक होती है जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन, तो पैराक्राइन में क्या होता है कि ये जो सेल है आपकी, ये अभी आगे डिटेल सिग्नलिंग में भी आएगा, तो इसने कुछ सिक्रीट करा और ये दूसरी सेल के पास पहुंचा, मान लो किसी भी मीडियम से, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से पहुंच गया, ब्लड से पहुंच गया, जैसे भी, जैसे मान लो जो आपके साइनेप्स फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें जितना भी एसिटाइलकोलिन वगैरह फॉर्मेशन है तो वो आपका पैराक्राइन पाथवे फॉलो करता है। उसी तरह से ऑटो मतलब जो सेल है जिसने सिग्नल सिक्रीट करे वो अपने ऊपर ही एक्ट करता है, उसके रिसेप्टर उसी के ऊपर होता है, तो दैट इज ऑटोक्राइन। ऑटो नाम से। जक्स्टा मतलब होता है कि जो सेल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे प्लांट में अगर आप देखो तो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, तो इसमें कुछ सिग्नलिंग करी तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए इस सेल पे जाके एक्ट करेगा, सो दैट इज जक्स्टा। ऐसे एनिमल्स में गैप जंक्शन होता है, तो गैप जंक्शन के थ्रू एक्ट करता है, समझ गए। तो इसमें बेसिकली जो मॉर्फोजेंस होते हैं वो पैराक्राइन सिग्नलिंग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपके जक्स्टाक्राइन भी करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली पैराक्राइन नहीं है, सम आर जक्स्टाक्राइन ऑल्सो, ठीक है। तो ये लिखना है कि पहली प्रॉपर्टी लिखो कि जनरली मॉर्फोजेंस होंगे क्या। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि मॉर्फोजेंस क्या होते हैं। तो मॉर्फोजन आपके, जो मैं आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बार बार बोले जा रहा हूँ, तो वो आपके क्या क्या हो सकते हैं। सो दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोटीन, वो प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है। वो mRNA हो सकते हैं, वो जीन्स हो सकते हैं, है ना। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो और भी कोई डिफरेंट और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बस कोई एक सिग्नल होगा तो एक केमिकल ही होगा, प्रोटीन भी हो सकता है, mRNA, जीन्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज दी, मोस्टली ये जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जनरली प्रोटीन होते हैं, बट इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो पहली प्रॉपर्टी लिखो इसको। सो दे आर मोस्टली स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर मोस्टली स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स called signaling factors, ठीक है। मोस्टली आपका होगा, बट अगर मैं और बोलूँ तो और क्या हो सकते हैं ये आपके, तो ये भी आप नाम लिख लेना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन साइड एंड एक्ट्स ऑन द अदर साइड, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन साइड एंड एक्ट्स ऑन अनदर साइड, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग जनरली ऐसा होता है, ठीक है। 2-3 एग्जांपल जक्स्टाक्राइन के भी बताऊंगा, समझ गए। एंड दे शोज डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है ना, तो सेल्स का जो मीडियम होता है उसमें डिफ्यूज़ करना है, दूसरी सेल के पास भी पहुंचना है, तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दे पोजेस डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी होती है। और क्या बोल सकते हो, ये असल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं, उसके हिसाब से हेल्प, मतलब काम करते हैं, जहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, जहाँ से सिक्रीट होते हैं, जहाँ पे नहीं होते हैं, उस हिसाब से, ठीक है। तो वर्क्स ऑन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी हो गई। एक इसमें होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, एक वर्ड होता है इसमें, दे शोज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास 2 तरह की सेल है, सेल ए, सेल बी, ठीक है। तो ये 2 तरह की सेल्स हैं। तो होता क्या है कि मान लो जो सेल ए है इसकी कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने की, मान लो ये लंग बनाती है, ठीक है। ये जो सेल ए है, जब मोर्फोजेनेसिस हो रहा होगा तो ये सेल ए आपका लंग फॉर्मेशन करेंगे, और मान लो सेल बी जो है ये आपका किडनी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल, देखो नाम मेरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो फिर ये स्पेसिफिकेशन शो करेंगी। तो देखो ये अलग मीडियम में काम कर रही है, ये अलग मीडियम में काम कर रही है, ठीक है। अलग अलग मीडियम में, तो जिस मीडियम में ये काम कर रही है वहाँ पे लंग बनाएगी, जिस मीडियम में ये काम कर रही है वहाँ पर ये किडनी बनाएगी। लेकिन मैंने क्या करा, इन दोनों को, ये ए और बी को, दोनों को उठा के, मान लो ये ए वाली सेल का मीडियम था, तो मैंने बी वाली को भी, इस वाली को उठा के इसी के मीडियम में रख दिया, ठीक है। ये अपने अलग मीडियम में काम कर रही थी, तो मैंने क्या करा, बी वाली को उठा के भी ए के मीडियम में ही रख दिया। तो मैंने क्या देखा
कि जो बी वाली सेल थी जो किडनी बना रही थी, अब वो लंग का फॉर्मेशन करने लग गई भाई, अब वो लंग का फॉर्मेशन करने लग गई। तो इस टाइप को हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। मतलब सेल का अगर मीडियम चेंज हो जाता है, मतलब जिस मीडियम में वो काम कर रही थी उससे दूसरे मीडियम में उसको डाल देते हो, तो ये जो मॉर्फोजेंस है वो आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी कराता है। तो ये समझाने का मतलब था, समझ गए? ओके, वेरी गुड। चलो उसके बाद ये आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहे हैं, और बस यही सब प्रॉपर्टी हैं इसकी, और दे आर वेरी एसेंशियल फॉर दी नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अगर ये एब्सेंट हो जाएंगे तो उसकी वजह से माल फॉर्मेशन हो सकता है, माल फंक्शन हो सकता है। मान लो एक मॉर्फोजन था जिसको सिक्रीट होके लिम्ब का फॉर्मेशन कराना था, ठीक है, तो मान लो ये लिम्ब की साइड पे पहुंच के इसको लिम्ब का फॉर्मेशन कराना था, बट मान लो ये एब्सेंट हो गया, तो हो सकता है यहाँ पे लिम्ब फॉर्मेशन ना होके यहाँ पे कुछ और फॉर्म, लंग फॉर्म हो जाए, या जो लिम्ब फॉर्म हो तो वो आधा ही लिम्ब फॉर्म हो, कुछ भी अनोमली हो सकती है, ठीक है। तो लिखो दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये एब्सेंट हो जाएंगे, इफ एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो इट कैन लीड्स टू माल फंक्शन और माल फॉर्मेशन, लीड्स टू माल फंक्शनिंग एंड माल फॉर्मेशन, ठीक है। तो माल फंक्शनिंग शो करेंगे और माल फॉर्मेशन शो करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉर्फोजेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी टर्म था, तो आपको ये समझ में आ गया कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है। अब पूरा क्लियर है ना? अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मॉर्फोजेंस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो लिखेंगे कि रोल ऑफ मॉर्फोजन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ मॉर्फोजेंस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या रोल है? तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉर्फोजेंस है, ठीक है, मॉर्फोजेंस जो है वो आपका जीन्स और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं मॉर्फोजेंस। तो आप ये लिख सकते हो, एक लाइन यहाँ से लिख के हम शुरू करेंगे कि द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्टिविटीज ऑफ जीन्स और देयर प्रोडक्ट्स इट डिपेंड्स ऑन द मॉर्फोजेंस। तो आप यहाँ पे लिखो द फाइनल results of the regulated activities of genes and their products depends on morphogens, ठीक है भाई। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं कि जो जीन्स हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका मॉर्फोजेंस पर डिपेंड करता है। अगर मॉर्फोजन ने सही से काम करा तो ये भी फिर जीन्स और उनके जो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी सही से काम करेंगे। तो उस बेस पे जो ये कैसे काम कर रहे हैं मैं उसको दो क्लास में डिवाइड करके आपको बता दो। तो मॉर्फोजेंस को बेसिकली हम दो फंक्शनल क्लास में डिवाइड करते हैं, ये हमारा मॉडर्न व्यू के हिसाब से, ठीक है। एक क्लासिकल व्यू में आपको बताऊंगा, जो थियोरीज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो कि मॉर्फोजेंस आर डिवाइडेड इनटू टू फंक्शनल क्लासेस। द रोल ऑफ मॉर्फोजेंस डिवाइडेड इनटू टू फंक्शनल क्लासेस, ठीक है। ये दो फंक्शनल क्लासेस कौन कौन सी है? एक में आता है आपका जो mRNA टाइप की जो होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा होता है आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। तो इन दो क्लास में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। अब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये जनरली आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो जनरली आपके जो mRNAs वगैरह होते हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, mRNAs वगैरह जो होते हैं ना वो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में आएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना बहुत ही थोड़े से होते हैं, मतलब 4-5 मैं आपको बताऊँगा, स्मॉल होते हैं, स्मॉल क्वान्टिटी में होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल नंबर में होते हैं। और मेजॉरिटी जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके सिग्नलिंग, मेजॉरिटी जो मॉर्फोजेंस होते हैं वो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ मॉर्फोजेंस आर दीज, ठीक है। तो ज़्यादातर ये होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपने देखा है, जो आपका ड्रोसोफिला होता है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन में। बट अभी आप यहाँ पे ये समझ लो कि जो ड्रोसोफिला होता है, मान लो ये बॉडी है ड्रोसोफिला की, है ना, ये मान लो ये है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला की बॉडी में ना कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रोल प्ले करते हैं इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहले एक होता है हंचबैक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या हंचबैक आरएनए, और एक होता है आपका
बाइकॉइड, बाइकॉइड mRNA, बाइकॉइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। उसी तरह से एक इसमें होता है आपका काउडल, काउडल, और एक होता है नैनोज mRNA या नैनोज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो हंचबैक होता है ना आपका, जो हंचबैक क्रोमोसोम होता है, ये आपका एंटीरियर डिटर्मिनेशन, मतलब जैसे ये एंटीरियर वाला पार्ट बनना है, मान लो इसको हेड एंड थोरैक्स बनना है, इसको हेड एंड थोरैक्स। तो हेड एंड थोरैक्स के फॉर्मेशन में आपका हंचबैक एंड बाइकॉइड जो mRNA है ये रोल प्ले करेंगे एंटीरियर डिटर्मिनेशन के लिए। वैसे ही आपका कॉर्डल और नैनोज जो है वो आपका पोस्टीरियर, जो एब्डोमिनल पार्ट है ना आपका, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको डिटरमाइन करेंगे कॉर्डल और नैनोज। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये मैं आपको वहीं पे बताऊंगा बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन में। बस अभी इतना समझ लो कि चार जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे हेल्प इन इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेटेड जीन्स, ठीक है। तो जो भी जीन्स यहाँ पर टारगेटेड हैं उनके एक्सप्रेशन और का जो रोल होगा वो ये चारों मिलकर प्ले करेंगे। समझ में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बाकी बचे मेजोरिटी जो है वो आपके यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो मेजोरिटी जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं उनको हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया। एक को हम बोल रहे हैं पैराक्राइन फैक्टर्स, पैराक्राइन फैक्टर्स, और एक को हम बोल रहे हैं जक्स्टाक्राइन फैक्टर्स, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पैराक्राइन फैक्टर्स क्या होता है? पैराक्राइन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, देखो जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं, है ना। एक तो वो होते हैं जो जहाँ पर प्रोड्यूस हुए वहीं पर एक्ट करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग में आएगा वैसे, बस ये समझ लो पैराक्राइन का मतलब होता है कि मान लो इस सेल ने सिग्नल्स सिक्रीट करे तो ये दूसरी जगह जाके एक्ट करेगा। इसके जो रिसेप्टर्स होंगे थोड़ा सा दूर होंगे, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर से मूव करेगा या तो ब्लड, जो भी मीडियम चाहिए होगा इसको मूव कराने के लिए, तो वो पैराक्राइन में आता है। जक्स्टाक्राइन में होता है सेल्स जो होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो इससे जो भी आपकी सिग्नलिंग निकलेगी वो डायरेक्टली सेल पे एक्ट करेंगी, जैसे गैप जंक्शन वगैरह होता है एनिमल्स में, या प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, तो वो कनेक्ट होता है। तो उसमें जो होते हैं वो जक्स्टाक्राइन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। समझ गए? तो पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमने इनको दो तरह से डिवाइड कर दिया। तो कुछ नाम आपको पैराक्राइन फैक्टर्स के पता होना चाहिए कि वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, और कुछ आपके जक्स्टाक्राइन के पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो पैराक्राइन फैक्टर्स में कि कैसे काम करते हैं, कि एक जगह से सिक्रीट होता है दूसरी जगह पहुँचते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आपको लिखने हैं वो एग्जांपल लिख लो आपको। एक होती है आपकी FGF फैमिली, FGF फैमिली। FGF की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। एक तो ये होते हैं, ये मॉर्फोजेंस होते हैं आपके, मॉर्फोजन की तरह एक्ट करते हैं। ये एक जगह सिक्रीट होते हैं दूसरी जगह पहुंचते हैं और वहाँ पर एक्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या काम होता है इसमें? बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो आपका बहुत सारे रोल होते हैं, है ना। जैसे सेल डिफ्रेंशिएशन, माइग्रेशन कराना है, या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बतानी है एम्ब्रियो में जो वर्टिब्रेट का उसमें, या फिर आपका मीजोडम जो है उसका मेंटेनेंस है, या बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये वैसे वर्टिब्रेट जैसे में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल जीन्स इन मैन, डेवलपमेंटल जीन्स इन चिक, है ना। तो वहाँ पर भी ये पार्ट दोबारा रिपीट होगा। तो चाहो तो आप यहीं पर डिटेल में लिख लो, चाहो तो वहाँ पे पढ़ लेना, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ जनरल पॉइंट लिख देता हूँ कि किस किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, मतलब, है ना। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम जनरल लिख रहे हैं, ओके। और जब हम डेवलपमेंटल जीन्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम स्पेसिफाई कर लेंगे। तो इनका जो रोल है वो रोल आप लिख लो इनका क्या क्या है। तो इनका जो रोल है मैं आपको जो बोला है ना, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल माइग्रेशन, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन में। एंड हेल्प्स इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन, हेल्प्स इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन, ठीक है। और आपका लिख लो कि इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीजोडम, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीजोडम, ठीक है। तो ये जो FGF में जितने भी हैं बहुत सारे, FGF 1 2 3 बहुत सारे होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बहुत सारे होते हैं। तो इसकी पूरी फैमिली जो होती है उनके सबके अलग अलग काम होते हैं। तो जनरल में आप सिर्फ इतना लिख लोगे, इतना आपको पता चल जाएगा। तो जो हम रोल ऑफ मॉर्फोजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं, तो एक एक मॉर्फोजन का क्या क्या रोल है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और चाहो तो मैं इन चारों का भी लिखवा दूंगा, हंचबैक, बिस्कोइड, कॉर्डल, नैनोस, ठीक है। वो मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये आगे आपका है ही, इसके बाद वाला या इसके बाद वाला लेक्चर में आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस हम पढ़ेंगे ना, एक्सिस डेवलपमेंट, तो वहाँ पर आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखवा रहा मैं। तो FGF फैमिली हो गया एक एग्जांपल। और क्या एग्जांपल है इसमें? एक आपने अगर नाम सुना हो TGF बीटा। TGF बीटा की फुल फॉर्म क्या होती है? TGF बीटा आपका क्या बोलते हैं,
TGF बीटा जो होता है आपका, तो TGF बीटा को क्या बोलते हैं? TGF बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो उसमें जो बीटा वाला होता है, इसका रोल क्या होता है? ये क्या मतलब ये भी एक मॉर्फोजन है, तो ये क्या रोल प्ले करता है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? तो ये जो होता है TGF बीटा, ये आपका स्टेम सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, तो इनका इसका रोल में लिख लो आपका स्टेम सेल डिफरेंशिएशन। जो स्टेम सेल होती हैं उनके डिफरेंशिएशन में, मतलब क्या फेट होने वाला है किस सेल का, तो वो ये TGF बीटा बहुत बताता है। उसके अलावा जो एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होता है चिक के एम्ब्रियो में, वो भी यही कराता है। तो एपिडर्मिस डेवलपमेंट इन चिक एम्ब्रियो, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस होता है, वो भी यही कराता है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये आपका TGF हो गया। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो? एक आपको SHH का अगर आपने नाम सुना हो, SHH क्या होता है? इसको बोलते हैं सोनिक हेजहॉग, सोनिक हेजहॉग भी एक तरह का मॉर्फोजन होता है आपका। और ये आपका जनरली सेल डेवलपमेंट है ना, और सेल डिफरेंशिएशन, लिम्ब डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट, गट डेवलपमेंट, बहुत सारे रोल ये प्ले करता है। तो इसके रोल में आप लिख लो 2-3 नाम। लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में भी ये रोल प्ले करता है। और आपका गट का डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है उसके डेवलपमेंट में, सेल स्पेशलाइजेशन, सेल ग्रोथ, नॉर्मल बॉडी फॉर्मेशन, बहुत सारे रोल हैं SSH, है ना, तो वो लिख लेना आप। उसके अलावा एक फैमिली और बताता हूँ मैं आपको, WNT जीन्स जो होते हैं, जो विंगलेस फैमिली में आते हैं, विंगलेस फैमिली। तो एक फैमिली ये हो गई आपकी, इसमें जैसे एक जीन है WNT, ये एक तरह का जीन है। तो ये आपका जो इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट होता है ना, गट की जो फोल्डिंग होती है उसमें हेल्प करता है ये। तो हेल्प्स इन, इसका जो रोल है आपका, वो रोल में आप लिख लो कि प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट, और गट फोल्डिंग उसमें भी रोल प्ले करता है। ऐसी मसल डिफरेंशिएशन में भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बहुत सारे रोल हैं। तो हमने यहाँ पे कितने पढ़ लिए? एक हमने FGF फैमिली पढ़ लिया, एक TGF फैमिली पढ़ लिया, एक हमने SHH पढ़ लिया, एक विंगलेस फैमिली पढ़ लिया। तो दीज आर दी पैराक्राइन फैक्टर, मतलब सीक्रेट एक जगह होंगे, एक दूसरी जगह जाके करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो रोल ऑफ मॉर्फोजन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमारा 2 तरह से हमने कैटेगराइज करा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या रोल प्ले करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या रोल प्ले करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम होते हैं क्वांटिटी में, ये ज़्यादातर यही होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल दी, हंचबैक, बाइकॉइड, काउडल, नैनोस। तो हंचबैक, बाइकॉइड में मैंने आपको बताया कि ये एंटीरियर जो बॉडी है ड्रोसोफिला की, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जो काउडल और नैनोज है, ये आपका पोस्टीरियर बॉडी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो एक एक लाइन इनके लिए यहीं पे लिख लेना आप कि हंचबैक एंड बाइकॉइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेड एंड थोरेक्स फॉर्मेशन, दैट इज एंटीरियर बॉडी फॉर्मेशन। काउडल एंड नैनोज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पोस्टीरियर, दैट इज एब्डोमेन फॉर्मेशन। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब बचते हैं आपके जेक्स्ट्राग्राइन। तो जेक्स्ट्राग्राइन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही, मैंने आपको बोला मेजोरिटी पैराग्राइन होते हैं, कुछ ही जेक्स्ट्राग्राइन होते हैं बस। तो इसमें एक प्रोटीन का नाम लिख लो आप, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करती है, जो होती है आपका डेल्टा। एक तो डेल्टा प्रोटीन होती है, एक आपकी जैक्ड प्रोटीन होती है, डेल्टा एंड जैक्ड सीरेट प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो आपकी प्रोटीन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन के बाद जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो वहाँ पर नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जो रिसेप्टर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना सेल पे, तो उन रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन आपका जेक्स्ट्राग्राइन फैक्टर्स कराते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो बस कि दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज दे एनकोड्स द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। लिख लिया ना, जो मैंने बोला वो लिख लो। दोबारा बोल रहा हूँ कि दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट विच एनकोड्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख लो। और उसके अलावा जो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, समझ गए। सो दीज आर दी मॉर्फोजन्स। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा तुम्हें वो भी बता देता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, मॉर्फोजन्स जो है वो एक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2-3 लाइन में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो मैकेनिज्म है, मतलब कैसे एक्ट कर रहा है एक मॉर्फोजन, तो उसको बताने के लिए हमारे पास दो थियोरीज हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, टू थियोरीज हैं। तो दो थ्योरी क्या कहती हैं आपकी, ठीक है। एक तो आप एक थियोरी का नाम है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डिफ्यूजन थ्योरी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डिफ्यूजन थ्योरी, और दूसरी का नाम है आपका ट्रांससाइटोसिस थ्योरी। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर डिफ्यूजन थ्योरी एंड ट्रांससाइटोसिस थ्योरी। तो ये तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डिफ्यूजन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो मॉर्फोजन्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था मॉर्फोजन जो होते हैं, जैसे एक सेल मॉर्फोजन सिक्रीट कर रही है तो दूसरी सेल की जो सरफेस होती है उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर जो हैं वो इनको सेल सरफेस पे जो होते हैं वो इसको बाइंड करते हैं और फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं तब से, तो सबसे ज़्यादा वैलिड यही है, तो इसलिए हम इसी को मानते हैं। लेकिन एक दूसरी थियोरी और है ट्रांससाइटोसिस थियोरी। ट्रांससाइटोसिस थियोरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो सेल्स के अंदर जो मॉर्फोजन्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं, सेल सरफेस से नहीं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू बोलते हैं, मतलब विद इन द सेल्स जो सिक्रीट होते हैं और सेल्स के अंदर ही जाके वो काम कराते हैं। सो दैट इज ट्रांससाइटोसिस थियोरी। समझ गए? तो बस एक एक लाइन लिख लो कि इसमें लिख लो कि इट सजेस्ट दैट morphogens acts on cells from the surface of cell, acts on the cells from the through the surface of cell, through the surface of cell। तो सेल के सरफेस पे थ्रू होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं कि तो आपने अगर डीपीपी मॉर्फोजन का नाम सुना ड्रोसोफिला में, तो वो जो विंग फॉर्मेशन कराता है ना, तो वो ऐसे ही एक्ट करता है, ये हमने देख लिया है, ये ऐसे ही काम करता है। तो आप लिख लो डीपीपी। डीपीपी की फुल फॉर्म अगर आपको जाननी है तो उसको बोलते हैं डीकैपेंटाप्लेजिक। क्या बोलते हैं? डीकैपेंटाप्लेजिक। ठीक है, ये एक मॉर्फोजन होता है किसमें? ड्रोसोफिला में। तो ये जो मॉर्फोजन ड्रोसोफिला में होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन विंग फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, सो दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डिफ्यूजन थ्योरी। इसको मैं और थोड़ा सा बताऊं तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी वर्क करती है। जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इसने आपके मॉर्फोजन सिक्रीट करे, तो इसके पास जो है इसके जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो ऐसे हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपकी रिसेप्टर सेल्स हैं, दिख रहा है ना? तो इस पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे सारी सेल्स पे रिसेप्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थियरी ये भी कहती है कि मॉर्फोजन्स जो यहाँ से निकलेंगे उनकी जो एफिनिटी होगी, मतलब उनकी जो अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा उसके पास होगी जो सेल उसके सबसे ज़्यादा पास है। तो मतलब यहाँ पर जब ये एक्ट करेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे, तो सबसे ज़्यादा करीब कौन है? तो ये। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी जो है वो इसके साथ होगी, मतलब विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ये इंड्यूसिंग सेल टू द टारगेट सेल, if the distance is more then the affinity will be weak। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एफिनिटी देखने को मिलेगी, देन धीरे धीरे एफिनिटी इसके पास जाते जाते यहाँ तक तो ख़त्म सी हो जाएगी। तो ये थियरी ये भी कहती है कि क्लोजर द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड द मॉर्फोजन सिक्रीट इन सेल, बेटर इज़ द रिजल्ट। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जब ये पास होती है। तो ये भी कहती है, कोई पॉइंट चाहो तो लिख लेना आपको अच्छा लगे तो। देन ट्रांससाइटोसिस में तो कुछ लिखना ही नहीं है, इसमें लिखो सेल ट्रांसफर्स मॉर्फोजन मॉलिक्यूल्स, सेल ट्रांसफर मॉर्फोजन मॉलिक्यूल्स थ्रू एंडोसाइटोसिस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस से कर रही है। क्लियर है इतना? अब ये हमने मॉर्फोजन्स पढ़ लिया। तो अगर मॉर्फोजन्स का मैं ओवरव्यू लूँ कि बताओ मॉर्फोजन्स का क्या रोल है, तो आप बोलोगे कि सर मॉर्फोजन तो आपका एम्ब्रियो की जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, मतलब पोलैरिटी है, इसको डिफाइन करने में हेल्प कर रहे हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। फिर आप बोलोगे सर ये ऑर्गेनोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहे हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि सर अगर इनमें कोई एनोमली हो जाता है डेवलपमेंटल स्टेज पे, तो हम उस एनोमली को डिटेक्ट करके उसको ठीक भी कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हो कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है
तो मॉर्फोजेंस जो स्पेसिफिक मॉर्फोजेंस होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो अगर वही प्रॉब्लम आपका बड़े होके कोई एनोमली होने लग गई तो आपको उस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हो डेवलपमेंटल स्टेज की जो हिस्ट्री है उसके बेस पे। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, तो ये जो मैंने 3-4 पॉइंट बोले ये आप एप्लीकेशन में लिख सकते हो इसकी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोजेंस। नाउ इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मॉर्फोजेनेसिस और करा देता हूँ, ठीक है। तो मॉर्फोजेनेसिस देख लेते हैं, मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। तो जो मॉर्फोजेंस होते हैं जो सेल से सिग्नलिंग सिक्रीट कराते हैं, ठीक है, ये मान लो सिग्नलिंग निकल रही है और जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके, ठीक है, तो ये रिसेप्टर डिसाइड करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका जिसमें टिश्यूज़ की शेपिंग, ऑर्गन फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सब चीज़ें होंगी ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। तो ये आपका इंड्यूस केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया कुछ, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट से मॉर्फोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे। सो मॉर्फोजेनेसिस इज द शेपिंग ऑफ टिश्यूज, मॉर्फोजेनेसिस इज द शेपिंग ऑफ टिश्यूज या ऑर्गन्स, है ना, एंड एंटायर organisms based on the positions of various specialized सेल टाइप्स, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर सेल जो होंगी वो उनका क्या क्या रोल होगा, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। तो एक लाइन और लिख लो, दिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय द दिस कैन बी इंड्यूस्ड by the combination of both chemical mainly जिसमें हार्मोनल होता है एंड मैकेनिकल फैक्टर्स, ठीक है। ये मेनली एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। जैसे अगर आपने टेराटोजेनेसिस का नाम सुना है, तो मॉर्फोजेनेसिस में जब एनोमली होने लगती है तो उसको हम टेराटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। वो टेराटोजेनेसिस का भी एक टॉपिक है, आएगा वो। बट जो टेराटोजेंस अगर मॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे अगर आ जाए, ठीक है, अगर वो मॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे आ जाए, मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल अगर पहले बता रखा हो टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का मैंने एग्जांपल बताया हुआ है, तो अगर वो आपका मॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे आपको दे दिया तो बेबी में एनोमली हो जाएगा। जैसे टीथ का जो कलर होता है आपका वो चेंज हो जाता है, उसका येलोइश टीथ हो जाते हैं, एनोमली डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो वो सब आपका मैकेनिकल फैक्टर में इन्वायरमेंटल इफेक्ट लिख सकते हो, ओके। तो अब ये जो मैंने आपको बताया, अब ये जो मॉर्फोजेनेसिस है ये आपका शुरू कब होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ जब गैस्ट्रुलेशन होता है, जब आपकी 3 लेयर बनती हैं, तो इसी के बाद तो आपका शुरू होगा ना मॉर्फोजेनेसिस के। अब क्या क्या फर्दर आगे क्या क्या चीज़ें होनी है। सो इट बिगिंस विद द गैस्ट्रुलेशन एंड एंड्स विद द ऑर्गेनोजेनेसिस। जब ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है तब आपका ये स्टॉप हो जाता है मॉर्फोजेनेसिस। तो एक लाइन और लिख लो, दिस बिगिंस विद द गैस्ट्रुलेशन एंड एंड्स विद द ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है भाई। कॉपी पेन लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, ठीक है। बिना कॉपी पेन के कुछ नहीं होने वाला। सुन के निकल जाओगे तो 50 बार और भी सुन लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। जब तक कॉपी में नहीं लिखोगे, बैठ के पढ़ोगे नहीं, आंसर राइटिंग नहीं करोगे। अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए टिप्स चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा। कमेंट करके बताओ अगर उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। सो दैट इज़ द बिगिन विद द गैस्ट्रुलेशन एंड एंड्स विद द ऑर्गेनोजेनेसिस। देखो क्या होगा, कुछ सेल्स पड़ी हुई होंगी हमारे पास, ठीक है। तो इन सेल से जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो निकलेंगे, क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेंस निकलेंगे। तो ये मॉर्फोजेंस जो है ये किसी और सेल पे जाके एक्ट करेंगे। तो उस सेल को मान लो सिग्नलिंग मिल गई कि अब भाई टिश्यू फॉर्मेशन करना। तो ये सेल्स थी तो इनका मान लो टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो टिश्यू कैसे बनेगी, ऐसे बन गई, ठीक है। फिर टिश्यू पे आपका फिर इनको और मैसेज मिला, तो मान लो ये सेल जो थी माइग्रेट वाइग्रेट करी, इधर उधर जा रही थी, तो खुद भी चली गई ऐसे। तो इन सब ने बाद में देखा तो ऑर्गन फॉर्मेशन करने लग गए, ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मॉर्फोजेनेसिस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द सेल्स, और ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द टिश्यूज़, और सेल माइग्रेशन हो रहा है एट द राइट प्लेस जहाँ पर ऑर्गन फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम या इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट लिख लो पॉइंट की जगह, इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या हुई, तो सबसे पहले मैं लिख लूँ टिश्यू फॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू फॉर्मेशन हुआ। फिर दूसरा ऑर्गन फॉर्मेशन बाय द टिश्यूज़, ऑर्गन फॉर्मेशन बाय द टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन। फिर तीसरा
प्रॉपर सेल माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एट द राइट प्लेस, करेक्ट जगह पे जहाँ पे बनाना है. सो प्रॉपर सेल माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एट द राइट प्लेस. ठीक है भाई. तो जो मॉर्फोजेनेसिस में सेल का अरेंजमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे कि 3 लेयर हमारी बनी थी, एक्टो, एंडो एंड मीजो. तो आपको अगर याद हो तो एक्टो जो थी वो आपका ऐसे, तो ये एपिथेलियल वे में चल रही थी, है ना, ये भी एपिथेलियल वे में चल रही थी. लेकिन जो मीजनकाइम थी आपका फ्रीली पड़ी हुई थी पहले, अगर आपको याद हो तो ये मीजनकाइम थी. तो हमारे पास 2 तरह की सेल है, एक एपिथेलियल सेल है, एक मीजनकाइम सेल है. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मीजनकाइम सेल्स हैं इन्होंने क्या रोल प्ले करा है मॉर्फोजेनेसिस में. सो रोल प्लेड बाय द मीजनकाइम सेल्स इन मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस. पहला तो हम ये पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे ये जो एपिथेलियल सेल्स है इन्होंने क्या रोल प्ले करा है मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस में. ठीक है. तो मॉर्फोजेनेसिस में बेसिकली इन्होंने क्या रोल प्ले करा, तो फिर हम वो देखेंगे. मतलब मीजनकाइम में हम देखेंगे कि मीजनकाइम कंडेंस होकर एपिथेलियल बना लेगी, माइग्रेट कर जाएंगी, सेल का साइज बड़ा कर लेंगी, है ना. तो वो सब कुछ प्रोसेसेस के नाम है, वो मैं आपको लिखाता हूँ. तो हेडिंग देंगे आप कि रोल ऑफ mesenchymal cells in morphogenetic processes. ठीक है. तो क्या क्या रोल है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस का नाम लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या. तो सबसे पहला कुछ सेल्स जो होती है ना, जैसे मान लो ये मीजनकाइम सेल थी. ठीक है. ये मीजनकाइम सेल थी, ये कंडेंस हो गए आपका एपिथेलियल सेल्स बना लेती है. ठीक है. एपिथेलियल सेल और मीजनकाइम सेल पता है ना, एपिथेलियल सेल्स कनेक्टेड होती हैं और मीजनकाइमल सेल्स अनकनेक्टेड होती हैं, लूजली पड़ी हुई होती हैं. ठीक है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. देखो नाम से समझ में आ रहा है, कंडेंसेशन. तो कुछ मीजनकाइम सेल्स कंडेंस होकर आपका एपिथेलियल सेल्स बना लेती हैं. दीज आर मीजनकाइम्स बिकम्स एपिथेलियल. मीजनकाइम बिकम्स एपिथेलियल. और इस टाइप का जो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, जो कार्टिलेज होती है ना हमारी, कार्टिलेज फॉर्मेशन जो होता है, तो कार्टिलेज का जो मीजनकाइम होता है वो इसी तरह से वर्क करता है. तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो कार्टिलेज मीजनकाइम. ठीक है. सो दैट इज़ द फर्स्ट कंडेंसेशन. सेकंड होता है आपका सेल डिवीजन. कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो ये सेल्स है आपकी, ये मीजनकाइम सेल जो थी आपकी, इन्होंने क्या करा, सेल इसमें माइटोसिस हो जाता है, इनमें माइटोसिस हो गए और ये अपना नंबर बढ़ा लेती हैं. ठीक है. ये अपना नंबर बढ़ा लेती हैं. तो अगर नंबर बढ़ा लेंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे सेल डिवीजन, क्योंकि सेल का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, तो सेल डिवीजन. तो इस टाइप में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो सेल्स थी अब उनका हाइपरप्लेजिया हो गया. हाइपरप्लेजिया समझते हो, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर, और एक वर्ड होता है हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज. ठीक है. तो नंबर अगर बढ़ गया तो आपका ये इस टाइप का प्रोसेस जो होगा उसको हम बोलेंगे सेल डिवीजन. तो ये आपका जब लिम्ब में जो मीजनकाइम होती है ना उसमें ऐसा दिखने को मिलता है. तो एग्जांपल में लिख लो लिम्ब मीजनकाइम. ठीक है. तो 2 ये हो गए. आगे बताता हूँ मैं. तीसरा लिखो, थर्ड प्रोसेस लिखो, माइग्रेशन, सेल माइग्रेशन. कुछ सेल जो होंगी वो माइग्रेट करने लग जाएंगे. जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, मान लो ये था, इसके अराउंड आपकी यहाँ पे मीजनकाइम सेल्स पड़ी हुई थी. ठीक है. तो इन्होंने क्या करा, माइग्रेट करा, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, अलग अलग जगह चली गई. तो अब कुछ माइग्रेट करके यहाँ पे चली जाएंगी, कुछ ऐसे चली जाएंगी, माइग्रेट करके कुछ ऐसे चली जाएंगी, है ना. तो इनका माइग्रेशन हो गया. तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो हार्ट मीजनकाइम शो करती हैं. तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो हार्ट मीजनकाइम. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल्स मूव्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. एक पर्टिकुलर प्लेस पे मूव कर जाती है. फोर्थ है इसमें ग्रोथ. ग्रोथ में क्या होगा, जो सेल है मीजनकाइम सेल जो है इसमें ग्रोथ हो जाएगी, ये हाइपर ट्रॉफी शो करेगी. सेल जो है वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी आपका. ठीक है. सो दैट इज हाइपर ट्रॉफी हो गया. मतलब डेवलपमेंट में मीजनकाइम सेल्स क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं ये देख रहे हैं हम लोग, है ना. तो कुछ माइग्रेट करेंगी, कुछ हाइपरट्रॉफी शो करेंगी, कुछ कंडेंस हो जाएंगी, वही सब हम देख रहे हैं. तो इस टाइप का जो प्रोसेस देखने को मिलता है, फैट सेल जो होती है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो शो करती हैं. फैट सेल्स हाइपरट्रॉफी कर लेती हैं जो मीजनकाइम होती है. और इसमें आपका एक और होता है कि कुछ सेल जो होते हैं ना, जैसे मीजनकाइम में, ये अपने अराउंड एक मैट्रिक्स सिक्रीट कर लेती हैं. ठीक है. अपने अराउंड मैट्रिक्स सिक्रीट कर लेती हैं, या अगर मैट्रिक्स बना हुआ तो उसको डिग्रेड भी कर देती हैं. ठीक है. तो 5वां लिख लो, मैट्रिक्स सिक्रीशन एंड डिग्रेडेशन. ठीक है. जैसे मान लो ये मीजनकाइम सेल्स थी. ठीक है.
इसमें देखा हमने आगे कि इसने अपने अराउंड जो है एक मैट्रिक्स सिक्रेट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है जो कार्टिलेज मीजनकाइम होती हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है, कार्टिलेज मीजनकाइम। तो ये 5वां हो गया। छठा आपका लिख सकते हो कि कुछ सेल जो होती हैं मीजनकाइम वो मर जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो कुछ की सेल डेथ होगी, तो ऐसा जो इंटर डिजिटल मीजनकाइम होता है ना उसमें देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे सेल डेथ लिख लो एक। सेल डेथ में तो सेल मरी गई, तो डायग्राम में क्या बताओ, सेल डाई, और एग्जाम्पल में आप इंटर डिजिटल मीजनकाइम, ठीक है। सो दीज आर दी फेट ऑफ द मीजनकाइमल सेल्स इन मॉर्फोजेनेसिस। समझ में आया ये? वेरी गुड। अब ये हमने मीजनकाइम कर लिया, अब हम उसके बाद एपिथेलियल सेल्स का देखते हैं। ऐसे इसको ऊपर करता हूँ मैं, तो अब वही सेम जो लाइन जो हमने पीछे लिखी थी अब यहाँ पे लिख लो, एपिथेलियल सेल्स शोज डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स अब क्या क्या शो करेंगे, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे ही यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें होता है कि कुछ जो सेल्स होती हैं, जैसे वहाँ पर मीजनकाइम मिलके एपिथेलियम बना रही थी तो हमने उसको कंडेंसेशन बोला। अब एपिथेलियम जो है वो बिखर के मीजनकाइम बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। इनमें क्या होगा, ये टूट के आपका जो मीजनकाइम सेल्स बना देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिथेलियम टू मीजनकाइम को हम बोलते हैं डिस्पर्सल। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल, ठीक है भाई। तो दैट इज डिस्पर्सल। ये आपका देखने को मिलता है जो मुलेरियन डक्ट का डिजनरेशन होता है ना जब, तो तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, मुलेरियन डक्ट डिजनरेशन, ठीक है। उसके बाद अब मुझसे मत पूछना मुलेरियन डक्ट क्या होता है ना, कमेंट में बताओ क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता होगा पता चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फिर हमने कल एक प्रोसेस पढ़ा था डीलैमिनेशन, अगर आपको पता हो, कल नहीं मतलब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डीलैमिनेशन। तो डीलैमिनेशन में हमने देखा था कि जो शीट होती थी, हमने देखा था कि जैसे मान लो ये जो सेल थी, ये एपिथेलियल सेल, इस पूरी की पूरी शीट जो है वो अंदर की तरफ मूव करके एक नई शीट बना लेती थी, अगर आपको याद हो तो थोड़ा गैस्ट्रुलेशन में। तो यहाँ पर एक नई सेल की जो शीट है वो बन जाती है, ठीक है। तो नई सेल की शीट बन जाती है। तो हमने देखा था एग्जाम्पल में, वहाँ पे लिखा भी था कि जो बर्ड और मैमल्स का जो हाइपोप्लास्ट होता है वो ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है। सो दैट इज डीलैमिनेशन। और इसमें आपका सेल माइग्रेशन भी होता है, सेल माइग्रेशन, जैसे वहाँ पे हमने सेल माइग्रेशन पढ़ा तो यहाँ पर भी। तो सेल माइग्रेशन में होता क्या है, इसका जो सेल माइग्रेशन होता है ना उसको हम बोलते हैं इंटरकैलेशन। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन का मतलब होता है कि जब देखो ये एपिथेलियल सेल्स है, तो जब दो या दो से ज़्यादा रोज जो होती है ना एपिथेलियल सेल्स की, वो कंडेंस होकर आपकी उनसे कम बनाए, मान लो 3 है तो 2 या 1 बनाएगी, 4 है तो 3 तक बना सकती हैं। तो जब ज़्यादा लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल कंडेंस होकर कम लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल बनाती हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन, ठीक है। तो सेल माइग्रेशन नहीं, इसका असल वर्ड इंटरकैलेशन होगा। तो ये आपका देखने को मिलता है जो वर्टिब्रेट में किडनी वगैरह जो होती है ना, किडनी और कोक्लिया का जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि मतलब मल्टीपल लेयर जो होती हैं वो फ्यूज़ करके कम लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वर्टिब्रेट, किडनी और कोक्लिया डेवलपमेंट। तो वहाँ पे ऐसा इंटरकैलेशन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देके यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। समझ गया? वेरी गुड। तो एक ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा कि कुछ सेल का डिवीजन हो जाएगा। मान लो ये जो सेल थी इसमें 1 2 3 4 5 थी, तो मान लो इसने माइटोसिस शो कर दिया, इसने माइटोसिस शो कर दिया। तो माइटोसिस शो करेंगे तो कितनी बढ़ जाएंगी, नंबर बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 थी 7 हो गई, क्योंकि 1 का माइटोसिस हो गया 2 बनेंगी, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो अगर इस टाइप का मतलब नंबर बढ़ रहा है तो ये तो आपको पता ही है, जनरल जितने भी जब सेल का साइज बढ़ाना होता है तो माइटोसिस करते हैं, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। लगभग हर प्रोसेस में सेल डिवीजन होता है। तो ये 4 मैंने आपको बता दिया। और बताऊँ, जैसे वहाँ पर मैट्रिक्स सिक्रीशन और डिग्रेडेशन था, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स सिक्रीशन और डिग्रेडेशन होता है। तो जब ऑर्गन फॉर्मेशन होता है ना वर्टिब्रेट्स में, जैसे मान लो किडनी बन रहा है, हार्ट बन रहा है, लंग्स बननी है, तो उसके फॉर्मेशन के टाइम पर वो लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो 5वें में आप लिख सकते हो मैट्रिक्स सिक्रीशन एंड डिग्रेडेशन। या सबसे बढ़िया मैट्रिक्स डिग्रेडेशन का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो ब्लास्टुला आपका बनता है,
तो उसके अराउंड जो आपकी जोना पेलोसिडा होती है, जोना पेलोसिडा जब तक रहती है तब तक वो आपका अटैच नहीं होने देती। तो जैसे ही वो रिमूव होती है, तो दैट इज़ मैट्रिक्स डिग्रेडेशन। तो जैसे ही वो रिमूव होती है तो ब्लास्टुला जो हमारा होता है वो अटैच कर जाता है, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस जिसको हम कहते हैं बाद में, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल आपका मैट्रिक्स डिग्रेडेशन में आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स सिंथेसिस में अगर देखो तो ये एपिथेलियल सेल्स थी आपकी, और इनके अराउंड जो है सेल्स तो वही रही, इनके अराउंड एक लेयर बन गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक है। और डिग्रेडेशन में आप लिख सकते हो वो ब्लास्टोसिस अटैचमेंट, ओके, क्योंकि इससे जोना पेलोसिडा जो है वो आपकी डिग्रेड हो जाती है। तो ये होगा। उसके अलावा एक दो और होते हैं, जैसे मान लो जो सेल है उसने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये मैं अगले पेज पे बता दूँगा, 5 होगा ना, छठे में लिख लो चेंज इन सेल शेप, ठीक है। सेल का शेप चेंज हो गया, मान लो कि ऐसे जो सेल्स थी आपकी, ये एपिथेलियल सेल्स थी, इन्होंने अपने अंदर चेंज करा, ये सर्कुलर फॉर्म में पहुंच गई, ठीक है। या फिर मान लो इन्होंने अपना इलोंगेशन करके पतली हो गई, लेकिन सेल जो है वो लंबी हो गई, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, बेसल लेयर जो सेल की होती है। या मान लो कॉलमनर बन गई, बड़ी बड़ी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो मतलब मॉर्फोलॉजी में चेंज आया, बस इसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आया। तो ऐसा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना, न्यूरुलेशन जब होता है, तो वहाँ पर जो एपिथेलियल सेल होती है वो अपना जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको चेंज कर लेती है। तो आप एग्जाम्पल में न्यूरुलेशन लिख सकते हो। जब आपका एक्टोडम बनती है, एक्टोडम बनने के बाद एक्टोडम बनने के जस्ट बाद आपका न्यूरुलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है और लगता है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बताओ, मैं और डिटेल में करा दूंगा। बस इतना मैंने आपको करा दिया, आपका कोई क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। मॉर्फोजेंस का रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, ये पूछा हुआ है। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, ये पूछा हुआ है। मॉर्फोजेनेसिस में क्या क्या होता है, ये नहीं पूछा हुआ, बट ये पूछ देगा, तो जो हमने पढ़ा है वो भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा अब। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क। और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, है ना। थैंक यू, बाय।